महोदय, परिवर्तित बजट 19-20 आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इसमें जो कुछ शब्द लिखे हैं उनको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। यदि सिद्धांत हमारे जन घोषणा पत्र में 18 में आधार स्तंभ हैं, हम सच्चे सिद्धांतों की राजनीति करते आए हैं, असत्य और भ्रम की राजनीति नहीं करते हैं। हम आम आदमी के सपनों को समझते हैं और उसके साथ लेकर चलने का विश्वास करते हैं। हम युवाओं की अपेक्षाओं को समझते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय बजट में जनता को केवल यकीन कराने का प्रयास किया है, मतलब हम तो बहुत ही अच्छे हैं और केंद्र बिल्कुल बेकार ही बेकार है, वो तो खाली यकीन दिलाने का काम करते हैं। और इसलिए आपने एक अच्छा शब्द प्रयोग किया है, वे हवाओं की ओट में दीपक जलाते हैं और हम तो तूफानों में टकराकर कारवां चलाते हैं। इतना बढ़िया आप में क्षमता है, शक्ति है, तो फिर इतनी दुर्गति होने के पीछे कारण क्या था? जो पार्टी इस हिंदुस्तान में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में राज करती थी, वो धीरे धीरे सिमटती पिछले 2 चुनावों में मान्यता प्राप्त लोकसभा में प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाई। आप इतना अच्छा काम करते हो और राजस्थान की जनता ने आपको ऑल आउट कर दिया। या तो जनता की समझ ठीक नहीं है, या आपके शब्दों का ये जो माया जाल है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सोचता हूँ इतना ज़्यादा भी फूल के कुप्पा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। कई बार क्या होता है, सांप मर जाता लेकिन साली उसकी पूंछड़ी के भंठनी निकलती है। इतना सब होने के बाद भी, इतना पराभव देखने के बाद भी, 17 राज्यों में ऑल आउट हो जाने के बाद भी, है ना, राजस्थान में हर एक हार रहा तो 6 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, उसके बाद भी शब्दों का प्रयोग कितना बढ़िया करते हैं। अगर ये शब्द ऐसे ही अच्छे होते तो थोड़ा बहुत तो कोई नामो निशान बचना चाहिए, वो भी शायद नहीं बचा पाए। ये जो आपने एक अपना जन घोषणा पत्र जो इसमें जारी किया, ये जन घोषणा पत्र भी आपके लिए इस चुनाव में ऑल आउट करने में मददगार होगा। आपने सोचा तो ये था कि राजस्थान की जनता क्या समझती है, हम चाहे जैसा झुंझुना पकड़ा दें, उसको पकड़ करके वो हिलाते रहेंगे, लेकिन सच में ये झुंझुना आपको बहुत महंगा पड़ा। 10 दिन में कर्जा माफ हुआ नहीं और उसके कारण से आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। आपने देखा होगा ना, बंद हुई 20,000 विद्यालय को हम चालू कर देंगे। अब 6 महीने में तो चालू हुई नहीं। इस घोषणा पत्र में आपने लिखा है कि 50 प्राथमिक स्कूल खोलेंगे, 50 ये खोलेंगे और बाकी सेकेंडरी खोलेंगे। इस घोषणा पत्र में आपने प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम 10+2 स्कूल खोलेंगे। थोड़ा विभाग से पूछ तो लेते हैं कि अब इतनी बाकी कितनी रह गई है। हमने एक साथ, ये मैं कह सकता हूँ इस राजस्थान का रिकॉर्ड होगा कि एक साथ 5,300 10+2 स्कूल खोल करके इस राजस्थान की शिक्षा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। लेकिन उसके बारे में भी आपने अपने घोषणा में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल देंगे। शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रुपया मासिक बेरोजगारी देंगे। इस बजट में है कहीं? इस बजट में कहीं है? कांग्रेस की पूर्व केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत रेल परियोजना अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा कामों को आगे बढ़ाएंगे, है इसमें? इस बजट में कहीं इसका प्रावधान किया हुआ क्या है? मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से आपने इसमें खाद्य सुरक्षा में अभी हमारी 69% जनता है, हम 60% इसमें ले आएंगे। ये केवल और केवल हवाई पुलाव देखने से काम नहीं चलेगा। धरातल पर लाने के लिए आपका बजट उसमें सबसे बड़ा माध्यम होता है, पर इस बजट में कहीं ये दिखाई नहीं देता जो बातें आपने की। अब आप कितने तगड़े कलाकार हैं। आपने अभी जादूगिरी वास्तव में दिखाई है। फरवरी माह में लेखानुदान में राजस्व घाटा 23,304 करोड़ बताते हैं। 23,304 का लेखानुदान जो पेश किया आपने, और अभी जो आप बजट पेश करें उसमें आप राजस्व घाटा 27,014 बता रहे हैं। मतलब 3,710 करोड़ का दोनों में डिफरेंस आ गया। मतलब यह आपका फिजिकल मैनेजमेंट और इस बजट का मैनेजमेंट के जो हमारी आलोचना करते हैं ना,
उस आलोचना के पीछे थोड़ा अपना भी थोड़ा सा पैरों की तरफ झांक लेना चाहिए। ये FRBM एक्ट के तहत जो हमारी लिमिट है 3% में होना चाहिए। आपने किस कलाकारी से हमारे को बिल्कुल अव्यवस्थित बजट प्रस्तुत करते समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाजपा शासन में वित्त प्रबंधन को कोसते हुए प्रश्न 3 पर फिजिकल डेफिसिट राजस्व घाटा 3% बताया। 15-16 का घाटा 9% बताकर भाजपा सरकार को कोसने का कार्य किया, जबकि उसमें उदय योजना का 62,000 हमने अपने ऊपर बर्दाश्त किया। आप इस प्रकार की हालत बनाए कि एक दिन भी बिजली कंपनी बिजली देने को तैयार नहीं और कोई उसको उधार देने के लिए कोई बैंक इंस्टीट्यूशन तैयार नहीं। जब हाथ खड़ा कर दिया तो हम राजस्थान के लोगों को अंधेरे में तो नहीं डाल सकते थे, हमारी मजबूरी थी, हमको उसको एडजस्ट करने के लिए देना पड़ा। और इसलिए अगर फिजिकल ये जो आपने उदय योजना बाहर निकाल दो तो हमारा उस समय जो FRBM एक्ट के तहत 2.98% ही बनता है। और अभी आपने जो बजट पेश किया वो तो आपने ही बताया ना कि हमने 3.19, तो आज बता रहे हो आप। अब ये वास्तव में केवल कहने के लिए ठीक है। अब आप इसमें देखो, कर्ज में आपने डुबाया, हमने डुबाया। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं सदन में मौजूद था। 98 में हमारे सरकार गई, आपकी सरकार आई, चंदनमल जी वेद उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने यहाँ एक वाइट पेपर पेश किया था और उसमें हमारे चार्ज लगाया था, भैरव सिंह जी ने कर्जे में हमको डुबो दिया। 98 में जो कर्जा था राजस्थान के ऊपर वो 24,169 करोड़ था। फिर आप अपने राज में आ गए, है ना, आप उसके बाद लगातार रहे और जब आप हमें सुपुर्द कर गए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरों को पत्थर फेंकने पहले अपने आप को सोच लेना चाहिए कि घूम के मेरे पे तो नहीं आएगा। अब आपने मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपका, 2003 में जब आपने सरकार छोड़ी थी तब राजस्थान पे कर्जा था 54,903 करोड़ रुपया। ये कर्जा हमारे टाइम से आपके टाइम पे जो बढ़ा है वो 120% बढ़ा, 120%। उसके बाद भाजपा ने वापस, आपने जब 3 में हम छोड़ गए थे तब आपने 8 और 13 के बीच में जो कर्जा लिया है वो कर्जा 54,000 से हो गया 78,114 करोड़ रुपया। अर्थात उसमें जो हम जिस समय में रहे, है ना, उस समय ये 42% की वृद्धि थी। फिर कांग्रेस ने वापस 13 से लेकर जब हमको छोड़ा है, ये जो अभी आपने 1,29,000 करोड़ रुपए का जो आप कर्जा बता रहे हो, हमने बताया, तो वास्तव में ये जो कर्जा बढ़ा है ये आपके प्रतिशत के हिसाब से नहीं बढ़ा। और इस 1,29 में भी अगर आप इसको जोड़ोगे तो 62,000 करोड़ रुपया तो हमने, आप 1,29 में वो जो 80,000, अगर आपको ठीक तरह से याद हो तो जब हमने आपको बिजली कंपनी सौंपी थी तब हमारी बिजली कंपनियां 15,000 करोड़ के घाटे में थी और आपने जब हमको वापस सुपुर्द की उस समय वो 77,000 करोड़ रुपए के घाटे में ठीक नहीं थी। ये जो आप इतना सा कर्जा बिजली में बढ़ा गया, ये भी है तो राजस्थान की, कोई विदेश की तो है नहीं। आखिर उसकी भरपाई करने का काम भी राजस्थान को ही करना पड़ेगा ना। तो राजस्थान से हमने वो जो पैसा आपका उदय योजना के तहत दिया, अगर आप उसको जोड़ लो 62,000 करोड़ को, तो आपका उस समय का जो कर्जा है वो 1,91,000 करोड़ हो जाता है, 1,91,000। और उसके बाद जो आपने हमें बता रहे हो कि अभी आपने कर्जा 3,09,000 करोड़ रुपया छोड़ा है, ये 62% की वृद्धि है। लेकिन केवल अपने आंकड़ों को बचा लेना और फिर अपने आप में एक बताना कि नहीं आपने हमको कर्जे में डुबा दिया। अब ये जो आपका अर्थ पैसा, कौन सी सरकार ऐसी है नहीं है जो कर्जा नहीं लेती है? हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य है क्या जो कर्जा नहीं लेती और काम चला लेती है? हर एक कर्जा लेकर के काम चलाता है, लेकिन कर्जे का उपयोग कहाँ किया, ये एसेट कितना बनाया, ये कर्जे का सही उपयोग है। अगर कर्जा लेकर के विकास में पैसा डाला जाता है तो वो कर्जा नहीं लेकर के अपनी सीमा में है। अब आपने देखा कि वर्ष 13-14 में, है ना, ये जो विकास पर जो हमने व्यय किया वो 73%, 14-15 में 74%, 15-16 में 80%, 16-17 में 74%, 17-18 में 73%। और औसत हमारा 5 साल का जो विकास पर जो खर्च हुआ था उस कर्जे का वो 75% है। और आपका जो विकास का खर्च हुआ इसके पहले
2008-9 से लेकर के जो 12-13 तक था, वो विकास पे खर्चा आपका 62% है। आपके जो भी इसको समझते हैं वो आंकड़ों को मिला लें कि मैंने कोई इसमें से गलत प्रयोग तो नहीं किया है। आपके 5 साल का जो कर्जा लिया और विकास में जो खर्च किया वो केवल 62% आपने खर्च किया है। अब ये जो कर्ज का जो चक्र है इसको और समझिए आप, है ना। 13-14 में आपने 1.29 के हिसाब से दिया, वो जीडीपी का 25% था। 18-19 में जो हमने 3,09,000 रुपये का जो कर्जा किया था, ये 5 वर्ष में हमने 1,79,000 करोड़ रुपया कर्जा लिया। ये हमारा प्रतिवर्ष का जो घाटा है, एक प्रतिवर्ष जो है वो 35,895। अब इसकी तुलना आप इस साल करना, इधर तो साइड पे जाने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से अपने कैलकुलेशन करना। तो आज की तारीख में हमारा राजकोषीय घाटा 32,668 करोड़ है। इस फिगर को कोई ना नहीं कर सकता है। आप जो कर्जा माफी की जो देनदारियां कह रहे हो, इसके तहत आपको 13,500 करोड़ रुपए का वजन है। कहाँ है, किस जगह लिखा हुआ है ये 13,500 करोड़ आएंगे कहाँ से? फिर इसके बाद अभी आज की तारीख में राजस्थान की सारी जिले की ट्रेजरी में, मेरे शब्दों को नोट करके वापस आप जवाब दे तब देना, आज की तारीख में 40,000 करोड़ रुपए का बिल बाकी पड़े हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। अगर इन सब को जोड़ते हैं, जो हमारा इस साल का घाटा बनेगा या जो हमको कर्जा लेना पड़ेगा, वो कर्जा होगा 87,178 करोड़ रुपया, जो हमारी जीडीपी का 42% के रूप में होगा। और ये जो आप बार बार जिसको कह रहे हो ना 3% FRM पे जाना, ये उससे ज़्यादा हो रहा है। इस सवाल का जवाब आप जवाब दें तब देना। अब इसमें जो हमारी प्राप्तियां हैं, थोड़ा सा आप इसे गौर करो। अपन केंद्र पे बहुत कुछ डिपेंड है और केंद्र को एक शब्द भी सहानुभूति का कहने को नहीं, कोसने का काम और करते हैं। एक तरफ तो हमें वो मदद दे रहा है और दूसरी तरफ उसको सहानुभूति के 2 शब्द भी प्रकट नहीं करना और उसको जो है ना और तरह से दिखाना कि वो दीपक जलाता है ना आठ में जलाता है। आप जला लेना, कोई बात नहीं। जीएसटी से हमको आमदनी होती है हर साल। जीएसटी से हम राजस्थान को कितना मिलता है? 29,000 करोड़। केंद्रीय करों का हिस्सा कितना मिलता है हमको? 44,461 करोड़ रुपया, 27%। राज्य के कर से मिलता है हमको 44,742 करोड़, 27%। कुल मिलता है हमको 1,18,103 करोड़ रुपया। गैर कर राजस्व से हमको 19,124, 11%। केंद्रीय सहायता से हमको मिलता है 26,676। ये सारा मिलाकर के हमको जो पैसा मिलता है वो मिलता है। अब इसमें जीएसटी का जो हिस्सा है और केंद्रीय करों में जो हिस्सा है, हमारे टोटल बजट का 91%, आंकड़ों से कह रहा हूँ, बजट में से नहीं कह रहा हूँ, आंकड़ों से कह रहा हूँ कि राजस्थान के बजट का 91.05% ये केंद्रीय सहायता और केंद्रीय बजट से हमको मिलता है। हम अपने स्वयं के सोर्स से केवल 39% जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उसमें भी जब हम साल के अंत में जोड़ लगाते हैं तो हमारा 90% कलेक्शन ही होता है, 10% कलेक्शन उसमें और छूट जाता है। अब बहुत होशियारी से आपने लोगों की जेब खुलवाई है। राजस्थान की जनता दे ताली कितनी 300 करोड़ रुपया की बचत होगी, 300 करोड़ रुपया, और आपने ऐसा हवा बनाया कि जैसे कोई ये राजस्थान को धर्माते खाते में दे दिया। ऐसा नहीं है। आपने वाहन पर जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगाया, ये आपके आंकड़े से बोल रहा हूँ, यानी जो पिछले साल का 18-19 का जो वाहन पर रजिस्ट्रेशन शुल्क लगा था, उससे जो आमदनी हुई थी वो 4,900 करोड़ रुपया हुई थी। और अभी जो आपने अनुमानित जो बताया है वो 5,650 करोड़, इसका मतलब 750 करोड़ रुपया। ये जो आपने जो अभी व्हीकल का जो टैक्स लगाया ना, उससे आपने आमदनी कर ली 750 करोड़ रुपया। मुद्रण और पंजीयन शुल्क से जो बढ़ा है, उसमें पिछली बार की आमदनी थी 4,250 करोड़ और इस बार जो आपने अपनी एस्टिमेटेड मानी है अनुमानित, वो 5,350 करोड़ था। 1,100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी इसमें हुई है। विद्युत शुल्क, आप ये तो जरूर कह रहे हो कि हम 5 साल तक विद्युत शुल्क नहीं बढ़ाएंगे, पर विद्युत शुल्क का आपका ही आंकड़ा बता रहा है। मैंने ये आंकड़ा आपके अंदर से ही किया है। विद्युत शुल्क जो पिछले साल था वो 2,450 करोड़ रुपया था। इस बार जो विद्युत शुल्क का आपने एस्टिमेटेड लिया है वो 2,804 करोड़ रुपया लिया है। इसका मतलब 354 करोड़ रुपया आपको विद्युत शुल्क से एंट्री होगी। और इससे भी बड़ा अच्छा काम आपने किया कि पेट्रोल और डीजल का विधानसभा के चलते समय में भी
2 दिन पहले आपने 4-4 रुपया बढ़ा करके, और उधर बजट में भी आपने है ना जो 5.5 का गैस का जो टैक्स था हमारा वेट टैक्स, क्योंकि हमारे अधिकार में यही था, उस अधिकार का हमने उपयोग करते हुए है ना 5 से सीधा ही 5.5 से 10% बढ़ाया। मेरा अनुमान है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो मेरा इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि पेट्रोल डीजल से 4 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से क्या मिलेगा नहीं, पर मेरा ऐसा अनुमान है 9,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपया सालाना इसमें से आएगा। इसका मतलब आपने 12,204 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता पर लगाकर 301 करोड़ की थपथपी से सबने मेजे थपथपाई, जो खड़ा हुआ उसने तारीफ के फूल बांध दिए। हकीकत इसमें जो दिखाई देती है वो ये थी। अब आपको सौगंध किसने दिलाया किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आप 10 दिन का वादा करोगे? अब आपने स्वयं ने किया, और स्वयं करने के बाद इतने दिन तक यहाँ प्रश्न पूछने के बाद अध्यक्ष जी आपसे बार बार आग्रह करने के बाद कर्जा माफी में केवल और केवल कागज का चूंचा मिला है। और उसके बाद परसों के दिन उन्होंने कहा कि नहीं हमने ये पैसा जो है दे दिया है, लेकिन ये पैसा नहीं पहुंचा है। किसान को आज की तारीख में भी उसको पुनः कर्जा नहीं मिल रहा है। अगर आप में से किसी को अगर इसकी जानकारी हो कि कर्जा देना आधी जुलाई खत्म हो गई, ये काम शुरू हो जाता अप्रैल और मई के महीने से, ताकि किसान बुआई कर सके, उस दृष्टि से भी आपने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अभी नहीं की, और बार बार आप इनको जो है ना कह रहे हैं। अभी आपने बहुत अच्छा इसमें घोषणा की है कि हम इस साल 75,000 लोगों को रोजगार देंगे। भगवान के लिए यार, पिछले साल का बजट का भाषण पढ़ो यार, उसका 143वें पैरे को पढ़ो। जो पिछले साल का जो बजट हमने पेश किया 18-19 का, उसका पैरा नंबर 143 पढ़ो। उसमें भी ये लाइन लिखी, ये के शब्द लिखे हैं कि हम 75,000 लोगों की नई भर्ती करेंगे। क्या ये वहीं से उठाया है? अब बताता हूँ मैं आपको। ये जो आपका वार्षिक प्रतिवेदन पेज नंबर 10 पे जो दिया है आपने, केवल प्रारंभिक शिक्षा का बता रहा हूँ। आप क्या भर्ती करेंगे और हम क्या करेंगे, ये तो राजस्थान की जनता जान रही है। क्या दुर्गति है रिक्त पदों के कारण से, चाहे हम हो चाहे आप हो, इस पर कोई ध्यान केंद्रित नहीं करता और नया अगला झुंझुना पकड़ा देता है। उस समय हमारे यहाँ जो है ना, केवल प्रारंभिक शिक्षा में 27,738 पद खाली है। उसमें से 25,385 पद तो केवल अध्यापक के हैं। माध्यमिक शिक्षा में आज की तारीख में आपका जो वार्षिक प्रतिवेदन का पेज नंबर 10 जो दिया है, उस पर आपने लिखा है कि 71,055 आज की तारीख में पद रिक्त हैं। तकनीकी शिक्षा में 2,713 की जगह आज की तारीख में 979 पद आज की तारीख में रिक्त हैं। आप देंगे ये जो हमारे समस्त महाविद्यालय हैं राजस्थान में चलने वाले सारे, उनमें 12,032 कुल पद है। उसमें से 6,406 पद भरे हुए हैं। 5,627 पद आज की तारीख में लेक्चरर के खाली पड़े हैं। विश्वविद्यालय केवल राजस्थान, हम 2-3 ही कह लेता हूँ, बाकी मेरे पास सारा ही आंकड़ा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2,773 पद है, उसमें से 1,294 पद आज खाली है। जयनारायण व्यास में 1,457 कुल पद है, उसमें से 431 पद आज खाली है। मोहनलाल सुखाड़िया में 748 कुछ पद है, उसमें से 206 पद खाली है। और हमारा तो ट्राइबल है, हमें कौन पूछता है? हमें तो केवल ये लगता है कि विश्वविद्यालय मिल गया, हमने दे दिया, लेकिन उसकी गति और दुर्गति देख करके दुख नहीं होता है कि आखिर उन 1,70,000 बच्चे जो है ना इनरोल हुए हैं इसमें, उस गुरु गोविंद गुरु के विश्वविद्यालय में। उसमें अध्यापक कितने हैं? 70 का स्टाफ स्वीकृत है, उसमें से 4 है। 70 के स्टाफ में से केवल 4 है। 66 पद आज की तारीख में खाली है। ये तो आपकी शिक्षा की हालत है, जिसमें आप लोगों से ताली पिटा रहे हैं 75,000 भर्ती करें। चिकित्सालय की देखो आप, इस चिकित्सालय में क्या हालात है अपना। ये जो आपका वार्षिक प्रतिवेदन है, सारे उसी में से आंकड़े लिए मैंने। ये जो 69 पेज पे है, राजपत्रित अधिकारी 11,809 में से 3,300 पद डॉक्टर के आज की तारीख में खाली है। 3,305 अराजपत्रित नर्सिंग और सारा आ जाता है। टोटल 88,407 की पोस्टिंग है, पद स्वीकृत है। उसमें से 33,097 पद आज की तारीख में खाली है। मैं सोचता हूँ आपका इसी तरह से वार्षिक प्रतिवेदन, ये जो उसका पेज नंबर 16 और 17 पर है, ये जितने भी आपके मेडिकल कॉलेज हैं,
इनमें जो आपके पास स्वीकृत पद है वो 3071 है, उसमें से आज भी 917 पद खाली है। मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए जोधपुर को उदयपुर लाते हैं, उदयपुर वालों को कोटा भेजते हैं और अपना इंस्पेक्शन कराने के बाद सब वापस अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। पढ़ाई अपनी जगह चलती रहती, काम ये केवल आप ही नहीं, हमारे समय में भी था। पर मैं इसके बारे में कहीं तो भी विचार करना चाहिए कि हम इन खाली पदों को भर करके पहले शिक्षा के स्तर को सुधारें, या जो कुछ हमारे पास व्यवस्थित जमा है। अब आपने एक नया झुंझुना पकड़ा दिया, जनता क्लिनिक। अब यह जनता क्लिनिक आप खोले, बहुत अच्छी बात, खोलो। ये जनता क्लिनिक के पहले जो क्लिनिक खुले यार उसको तो ठीक कर दो। उसमें तो गाँव में कोई रहना ही नहीं चाहता है, चाहे वो आपका लड़का हो चाहे मेरा लड़का हो। मैं आपको कहूँगा, आप मुझे कहोगे, वो कहीं न कहीं आकर के शहर के अंदर विराज जाएंगे और तनख्वाह उस ग्रामीण क्षेत्र के हॉस्पिटल से उठा लेंगे। इतने वर्षों के बाद हमारा दिल और दिमाग तैयार नहीं हुआ कि इस बुराई का कहीं अंत कर सके। इसके बारे में सोचना चाहिए। आयुर्वेद की तो इतनी दुर्गति कर रखी है, और इस बजट में तो क्या दुर्गति हुई है। पहली बार, मैं भी इतने सालों से विधानसभा में हूँ, लेकिन आयुर्वेद का इस बजट में एक जगह भी कहीं नाम नहीं है। ऐसा राजस्थान के बजट में अगर कहीं हुआ तो पहली बार हुआ है। अब इसमें जो राजपत्रित चिकित्सक हैं आयुर्वेद में, वो 4526 हैं। आज की तारीख में रिक्त पड़े 1062। जो नर्सिंग और बाकी जो स्टाफ है वो 7765 है, उसमें से 2307 पद आज की तारीख में आपके पास खाली पड़े हैं। बहुत ही कई बार बार जो है ना, आप में से कई लोग हमको नीचा दिखा करके आप अपने आप को ऊपर दिखाने का प्रयास करते हो, लेकिन हकीकत ये नहीं है। मैं चाहूंगा कि उस हकीकत की तरफ जाओ और जाने के बाद आलोचना करो, कोई ऐतराज की बात नहीं, समझ सकेंगे। इसके लिए आपने देखा होगा ये कांग्रेस शासन के अंदर सामान्य शिक्षा में, मैं इसलिए तुलना कर रहा हूं कि कम से कम आपको थोड़ा सा ध्यान जाए। सामान्य शिक्षा में 2009 और 10 का जो शिक्षा का बजट था वो 9091 करोड़ था। वो आपने जब छोड़ा था तब उसका 12,730 करोड़ हुआ। 9,000 से आपने 12,000 लाया, अर्थात वृद्धि कितनी हुई? 40% की। और हम लोगों ने इस शिक्षा को आधार बना करके हमारा 19,076 जो हमारा प्रारंभिक स्टार्टिंग जो है ना शिक्षा का बजट जो था सामान्य शिक्षा का, वो हमने सीधा ही 34,858 करोड़ रुपया, अर्थात 83% की इसमें बढ़ती, और टोटल शिक्षा में हमने 274% के बढ़ोतरी करके राजस्थान को शिक्षा, ये 5,310+2 स्कूल ऐसे ही खुल जाते हैं। ये 71 कॉलेज जो है ना वो इसी तरह से बन जाते हैं। ट्राइबल की एक एक तहसील इस बात की गवाह है कि अगर वहाँ कॉलेज का दर्शन किसी ने कराया ना तो भारतीय जनता पार्टी का और वसुंधरा राजे के राज में कराया है। यहाँ बैठे हुए चाहे ट्राइबल हमारे हो चाहे उनके हों, ईमानदारी से उस लिस्ट को उठा करके देखें। अब आपने देखा होगा चिकित्सा में इनके सरकार के समय में है ना 9-10 से लेकर के जो खर्चा हुआ था उस समय 1905 करोड़ रुपया 9-10 में था, और वो लास्ट में जाते जाते 2921 करोड़ रुपया हुआ, 53% की बढ़ोतरी हुई। हम लोगों ने चिकित्सा में 3,953 करोड़ से सीधे 8,729 करोड़ 121% बढ़ोतरी की है। अगर हमारा मन काम करने का नहीं होता तो ये इस तरह से पैसे बढ़ाए जा सकते हैं क्या? इस सुविधा को बढ़ाने के लिए हमने इसमें काम किया है। मैं सोचता हूँ कभी इस आंकड़ों को देगा। ये जलपूर्ति के बारे में जो है ना आपके समय में 9-10 में जो 9-10 का बजट था वो 1514 करोड़ का था, और उसके बाद में लास्ट में आपने 1696 करोड़ 12% की बढ़ोतरी थी। और हम लोगों ने 2071 में शुरू किया और 3,483 करोड़ रुपया इस जल आपूर्ति के लिए हमने 68% जो है ना अपना बजट इन 5 सालों में इस पर बढ़ाया है। ये आंकड़े मैं अपने घर से नहीं लाया हूँ, आपको अगर कोई हो तो इसका काउंटर कर देना ताकि हम समझ जाएंगे। यही नहीं है ना, जो डेवलपमेंट का सामान्य शिक्षा पर पूंजीगत जो व्यय है वो पूंजीगत व्यय आपके समय में 9 में 66 करोड़ 55 लाख रुपया खर्च हुआ, और 13-14 में आपका 63 करोड़ 36 लाख खर्च हुआ था, -0.05% है ना आपका 9 का 13-14 से। और हमने जो है ना वो 14-15 में 56 करोड़ 40 लाख से शुरू किया, और इसको हम ले गए हैं 878 करोड़ 1457% अधिक बढ़ा करके हमने सारे विद्यालय में कमरे, ये जो सारा था केंद्र का जो पैसा लेकर आए
और उसके कारण से बढ़ा है। और ये सारे के सारे आंकड़े आपके द्वारा दिया हुआ चार्ट मैंने निकाल करके देखा है। अब आप इससे आधार पे तुलना करो कि हमने किया कि नहीं किया, हमने डुबो दिया, हमने राजस्थान को कंगाल कर डाला और आपने तो राजस्थान को सरसब्ज कर डाला। ऐसे जो तर्क देते ना, तर्क के आधार लेकर के दिया करो। अब ये आपका देखा होगा ना पीडब्ल्यूडी में, आपने अभी इसमें दिया होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ माननीय सदस्यों, पीडब्ल्यूडी में हम लोगों ने 65,000 किलोमीटर की अधिक सड़कों का निर्माण और नवीनीकरण किया है। ये आंकड़े आपके द्वारा दिए हुए कागज के आधार पर निकाला है। और हमने 47,000 करोड़ रुपया व्यय किया था अपने उस पिछले इस कार्यकाल में। और कांग्रेस सरकार में 9 से 13 तक जो सड़कें बनाई है वो 5,885 किलोमीटर, 5,000 ये नई सड़क के बारे में, 5,885 हमने बनाई 30,725 किलोमीटर सड़क। ये जो गौरव पथ की जो स्कीम निकाली, आप भले आलोचना कितनी भी करो, लेकिन गांव के लोग पहली बार किसी काम से बहुत अधिक खुश है, तो उनके गांव में भी कोई अच्छी सड़क बन सकती है, ऐसी बन सकती जो टूटती नहीं है और जिसके कारण से गांव की तस्वीर और तकदीर बदल गई है। आपने कभी भी किसी गांव में गए होंगे, अब मैं अपने गांव देलवाड़ा जाता हूँ और आपकी विधानसभा क्षेत्र है, ईमानदारी से आप जब गए होंगे तो आपको लगा कि उस गांव का कोई भी मोहल्ला और गली ऐसी नहीं है जो पूरी सीमेंटेड रोड से नहीं बनी है। ये आखिर किसी स्कीम के आधार ही बनी होगी, बाकी तो कोई मैंने तो बना नहीं सकता, मेरी तो कोई हैसियत नहीं, लेकिन बनी है। ये ना आपने देखा होगा 9,669 ग्राम पंचायतों में एक प्रमुख मार्ग जिसको गौरव पथ कहते हैं, उस गौरव पथ पे हमने 3,250 करोड़ रुपया खर्च करके इन गौरव पथ का निर्माण किया। आपने खाली नाम बदल दिया और ये सोचा कि हमारे इस नाम बदलने से हो जाएगा। ये जो जल संरक्षण है, अब पता नहीं क्या आपको ईर्ष्या है। राजस्थान अगर सबसे ज़्यादा परेशान है तो इस पानी से, और इस पानी के लिए हमने आपने सब ने यही चाहते हैं कि वाटर लेवल कैसे रिचार्ज हो, निरंतर घटता चला जा रहा। उसके कारण से हमने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, आपने उसका नाम बदल दिया। इस योजना के तहत हमने 3 चरण में 52,056 गांवों को लेकर के 4,800 करोड़ रुपया इस पर हमने खर्च करके 3,70,000 स्ट्रक्चर जो है ना हमने तैयार किया है। मैं सोचता हूं कि इसको भी आप ठीक नहीं मानते हो। अभी आपने इसमें से कहा कि हम आत्मनिर्भर बिजली की दृष्टि से, अच्छा आपका करिश्मा है ना, थोड़ा झांको तो सही भला आदमी, ये आपका करिश्मा है, काम हमारा, और थपथपी आप अपनी पीठ पे थपा रहे हो। बढ़िया, अच्छी बात है। हमने आत्मनिर्भर ऊर्जा में कर लिया, आपने आत्मनिर्भर यहाँ छोड़ा था 2013 में 12,800 मेगावाट बिजली राजस्थान में थी, और हमने 18 में जो छोड़ा आपको 19,500 मेगावाट पे बिजली छोड़ी है। ये हमने बढ़ाई और आप अपनी पीठ थपथपा। पवन ऊर्जा 1581 मेगावाट और सौर ऊर्जा 1618 मेगावाट का उत्पन्न किया है। आप कह रहे हो कनेक्शन बिजली का, हमने 2 लाख बिजली के कनेक्शन किए। अभी आप जो बता रहे हो ना कि हम ये जो है ना इसमें ये कर रहे हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। शिक्षा का, अभी आपने शिक्षा के बजट में लिखा है कि हम 50 प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। 20,000 स्कूल जब बंद किए थे तब आप इसी जगह बैठकर शिक्षा मंत्री जी ये कहते थे पानी पी करके कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अब 6 महीने में आपने क्या नवाई कर ली, ये तो बताओ। किसने खोल दिए, क्या गलत खोल दिया? और हमने तो उस समय भी कहा था कि अगर कहीं गलती से नियमों के विपरीत खुल गया हो तो उसको वापस खोल दो, उसमें क्या ऐतराज है? आपको 6 महीने में भी अभी तक दिखा नहीं है कि वास्तव में क्या किया है। मैं सोचता हूँ कि सभी ग्राम पंचायतों को हमने छुआ है। पिछली बार हमने 74,000 शिक्षकों की भर्ती पूर्ण कर ली थी, 74,000, और 84,000 हमारी प्रक्रियाधीन थी जो अभी भी है और चल रही। किसमें परीक्षा हुई, किसमें चाहोगे तो आपको मैं डिटेल बता दूंगा। अर्थात हमने 1,10,000 शिक्षकों की उस समय पदोन्नति, उच्च शिक्षा 71 नए राजकीय महाविद्यालय और 23 राजकीय महाविद्यालयों को क्रमोन्नत किया। कौशल रोजगार, जिसके कारण आपने कह रहे अरे ये कौशल रोजगार तो वसुंधरा जी ने जिस ढंग से शुरू किया और केंद्र से मदद लेकर के जिस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया ना, राजस्थान कौशल विकास की दृष्टि से 3 बार इस देश में प्रथम स्थान पे प्राप्त होकर के इसको एप्रिसिएशन मिला है। उसको भी आप अपनी बता रहे हो। 300 कौशल विकास केंद्र हमने खोले हैं और लगभग 2,60,000
बच्चों को उसमें से हमने 400 कोर्सेज में ट्रेनिंग करके और उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है। अब आपका लघु सीमांत काश्तकार को जो हमने 50,000 का कर्जा माफ किया, आपने कहा कि आपके पास पैसे तो थे ही नहीं, तो आज आपके पास है क्या पैसा जो आप माफ करो? हमने 2,000 करोड़ रुपया अपनी तरफ से लगा के दिया, 2,200 करोड़ रुपया हमने केंद्र के सहकारी संस्थाओं से हमने लिया। जो पैसा हमारे पास डिपॉजिट पड़ा हुआ था, लोगों की एफडीआं थी, उसके अगेंस्ट में भी हमने 600 करोड़ रुपया लिया तो कर्जा, इसमें कोई दो राय नहीं, कर्जा लिया है तो आप भी तो उसको कर्जा ही लेकर के कर रहे हो, और कौन सा है इसमें? तो हम ले हैं तो कर्जा नहीं है, और आप ले हो तो कर्जा, बहुत अच्छी बात है दोनों। अब आपने सबसे बड़ा जो काम किया है कि हम लोगों ने पिछली बार पर्यटन में भी ये जो सीनियर सिटीजन हैं उसमें पहली बार 5,178 नागरिकों को हवाई मार्ग से द्वारा हमने उनको यात्रा करने का काम प्रारंभ किया, जो हमने किया है। मैं सोचता हूँ वायु मार्ग की दृष्टि से भी हमने कई चीज़ें बनाई। आज हर एक भाषण दे रहा था, ये सोचा था कि गौशालाओं की स्थिति, ये पहली बार है वसुंधरा जी के टाइम पे कमेटी बना करके इस गौशालाओं के बारे में कैसे सहयोग किया जाए और कैसे इनको आत्मनिर्भर बनाई जाए, या जो कुछ मदद हो सकती है। 14-15 में रजिस्ट्री के ऊपर हमने सरचार्ज लगा करके कुछ पैसा अर्न करने का प्रयास किया, और उसके कारण से एक फंड मिला। ये जो प्राप्त राशि थी हम लोग को 15-16 की, इसको हमने 16-17 में आज ही प्रश्न के जवाब में दिया है। माननीय मंत्री महोदय जो 12 से आते हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि 90 दिन का हमने अनुदान स्वीकृत किया। ये आपदा वाला नहीं है, ये केवल ये जो आपका गौ संवर्धन डिपार्टमेंट है और जो हमने इनकम की है उसके माध्यम से हमने पहले 90 दिन का सारे के सारे जो रजिस्टर्ड गौशाला है और कम से कम 3 साल से काम कर रही है, उन गौशालाओं को इस अनुदान पे लिया, और उन पे जितने भी पशु है छोटे 16-32 के हिसाब से उनको हमने पैसा दिया है। और उसके बाद आपने देखा कि उस समय हमने जो राशि दी थी पहले साल में 16 था 142 करोड़ 142.68 करोड़। 17-18 में फिर हमने 90 दिन का अनुदान दिया, उस समय 180 करोड़ 0.59 करोड़। और 17-18 में हर जिले में ये जो आप कह रहे हो ना नंदीशाला, एक बार वो पुराना पढ़ लेना, आपके अधिकारियों ने पढ़ा होगा। हमने 17-18 में ही हर जिले में एक नंदीशाला खुले, यह सिद्धांत हम सब लोगों ने स्वीकार किया कि सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं के कारण से सड़क पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोगों को जो परेशानी खेतियों में हो रहा है, आखिर इसकी कहीं न कहीं व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो हमने पहली बार ये कहा कि कम से कम एक जिले पर एक नंदीशाला खोलो, और उस नंदीशाला को ये 6 महीने का अनुदान तो सामान्य गौशालाओं को, उनके लिए हमने इसको और बढ़ाने के लिए कहा अगर कोई भी नंदीशाला खोलेगा। अब आपने नंदीशाला पंचायत समिति पे तो कह दिया, लेकिन खुलेगी कैसे? पीपीपी मोड पे खुलेगी, कौन आएगा? शेष के आधार पे खोलेंगे या दानदाता के आधार? आपके घर का क्या है इसमें जो आप इतनी तालियां पीट रहे हो? मैं सोचता हूँ वास्तव में किसी सच्चाई पर जाना नहीं चाहते। 18-19 में हमने 100 दिन का 180 दिन का अब पशुओं को इस फंड के माध्यम से उनको पैसा देना शुरू किया है। 180 दिन, इसका मतलब 6 महीने, और 6 महीने में प्रथम किस्त भी हमने दे दी 174 करोड़ की, और अभी ये जो सेकंड किस्त देनी थी इसका केवल एक जिले का मालपुर का ही सवाल था। उस मालपुर का में भी जो पैसे देने थे वो भी अभी तक नहीं दिए, वो भी अभी रास्ते में ही कहीं चल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आखिर ये जो आप बातें कर रहे हो, नंदीशाला 10 नंदीशाला आज की तारीख में राजस्थान के जिला केंद्रों पर प्रारंभ हो गई है। इसका आपका डिपार्टमेंट पता कर ले कि कहाँ हुई और क्या क्या नहीं हुई। ये जो आपदा राहत के बारे में, आपदा राहत मंत्री जी, ये राजस्थान पहला राज्य होगा जिसने, हम जब यहाँ आए थे तो भयंकर ओलावृष्टि हुई थी, हमने सदन को सस्पेंड किया 2 दिन और सारे एमएलए को उनके क्षेत्र में भेजा, और बहुत बड़ी आपत्ति उस समय आई थी। सारे आंकड़े इकट्ठे होने के बाद में लगा कि वास्तव में राजस्थान को इसकी भरपाई कैसे हो। मैं और मुख्यमंत्री जी दोनों ने जाकर के गृह मंत्री से भी और वित्त मंत्री से कहा कि आखिर ये 50% की लिमिट आपने जो बांधी इतने सालों पहले, इसी को पकड़ के क्यों बैठे हो? क्या इससे नीचे नहीं उतरा जा सकता? जिस किसान का 49% का है या 48% का 40% का खराबा हो, वो इससे महरूम क्यों हो गए? तो पहली बार राजस्थान की पहल से अब 33% के खराबे से ऊपर के खराबे को भी आपदा राहत में जोड़ा है।
और जोड़ा ही नहीं है तो हमने हर फसल का दाम, खरीफ की फसल का भी डेढ़ा, रबी की फसल का भी दाम डेढ़ा किया है। और आपदा राहत में कई नए नए काम हमने जोड़े हैं। अगर कोई मकान पानी से हमारे सरजोरी से आने वाले माननीय सदस्य को पता होगा, ये पहली बार राजस्थान में इस आपदा राहत डिपार्टमेंट से हुआ होगा जो मकान या जो बस्ती 48 घंटे तक पानी में गिर गई थी, उन सब हर परिवार को 3800 रुपया हर परिवार के हिसाब से उसकी आवश्यक सामग्री के लिए हमने पहली बार डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये वास्तव में लगा है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, मैंने इस आपदा राहत के तहत 5 साल में 7300 करोड़ रुपए का अनुदान, ऑनलाइन अनुदान दिया है। कोई एक शिकायत, ये जितने लोग पकड़े गए ना, वो ऑनलाइन करने के कारण से जो फर्जी लोग थे जिनके रिकॉर्ड गलत बना करके पैसा उठा रहे जाते थे, वो पकड़ में आ रहे हैं, उसके कारण से बना। तो ये जो हमने खराबा जो है ना 7,000 में एक बार कह जाता हूँ, आपकी बार आप ये आंकड़ा ये इकट्ठा कर लेना कि जब से आपदा राहत डिपार्टमेंट बना तब से लेकर के जब मैंने संभाला तब तक इस आपदा राहत के तहत राजस्थान की जनता को सभी सालों की जोड़ के बाद कितने करोड़ रुपया आपने दिया है, तो फिर मेरे आंकड़े से आपको लग जाएगा कि हाँ हमने कुछ करने का प्रयत्न किया कि नहीं किया। मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के पैरा 44 पैरा 99 का अवगत कराया गया कि राज्य की शिशु मृत्यु दर में 3 अंकों की कमी आई है, जो एक उपलब्धि आपकी है ना। ये उपलब्धि आपकी है, नहीं है तो मैं आपको साल बता देता हूं। उपलब्धि कहां से गिनना चाहते हो, गिन लो। कांग्रेस शासन में 2013 में राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 47 थी और आज राजस्थान की 17 की 18 के अभी तक नहीं आया आंकड़ा, 17 का आया है, 38 है। ये जो 9 पायदान हम नीचे आए ना, ये प्रयत्न हमारा था। और आपने कहा तो कोई बात नहीं, राजस्थान की जनता को और आपको सबको, लेकिन यूं मत कहो कि हमने कुछ नहीं किया। हमारा भी आप अपने खाते में डालना चाहते हो डाला दो, कोई बात नहीं। और आपने ये 9 अंकों की तारीफ अपने लिए, आपको और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि राजस्थान ने एफर्ट करने से लिंगानुपात इस राजस्थान ने बहुत इम्प्रूव किया है। और इसे लिंगानुपात जो है ना हमारा 890 था, वो आज की तारीख में 948 हुआ है, जिसके कारण से हम संतोष से कह सकते हैं कि राजस्थान में हमने जो प्रयत्न किया उस प्रयत्न के कारण से कुछ परिणाम है। अब आपको केंद्र की अच्छी बात अच्छी लगती नहीं, आपने तो तय कर लिया। और ये आपको भी पता है कि अब की बार का चुनाव जो है ना वो नेगेटिवनेस से नहीं हुआ है, कोई गलतफहमी में न जाना। ये सकारात्मक चुनाव का अगर पहला चुनाव मैंने अपनी राजनीति में कोई देखा है तो ये चुनाव लोकसभा का देखा है, जो 100% सकारात्मक। आप सोचते हो राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता तो समझती ही नहीं है, समझती है और समझ करके कामों के आधार पर ही वोट जो है ना मिला है। आपने तो खूब गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है और रोज वोट काटते चले गए। कभी आपने कहा कि राफेल क्या है और वहाँ घुस गया कहाँ अंबानी के घर में, और इतने करोड़ लोग समझते हैं यार, रोज रोज कितना झूठ चला सकोगे। और इसके कारण से आपने कहा कि पुलवामा तो हुआ ही नहीं, पुलवामा तो यही कहानी है और कितने आदमी मरे। ये आपका एक एक चीज बोलना, आपको एक एक पायदान नीचे हिंदुस्तान की जनता ने उतारा है, फिर भी आपको अभी अपनी समझ नहीं आती, तो भगवान भला करे आपका। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था में 5 वर्ष पहले हम 11वें पायदान पे थे। आज हिंदुस्तान दुनिया के आर्थिक पायदान पे 6ठे स्थान पर है। ये उपलब्धि नहीं है। क्रय शक्ति की दृष्टि से हिंदुस्तान अब विश्व का 3रा देश बन गया है। आपने देखा होगा ये जो आपने प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना जो बनाई है, इसमें 1.5 करोड़ तक की वार्षिक आय वाला छोटा व्यापारी जिसकी संख्या 3 करोड़ है, उसको 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पेंशन देने की स्कीम ये केंद्र ने पास की। ये भी आपको अच्छी नहीं लगती। उज्ज्वला योजना में उस गरीब को पहली बार आंख फोड़ना बचा और 7 करोड़ लोगों को कनेक्शन मिला, वो भी आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी भी करो आलोचना, ले जाओ। आवास योजना जिस प्रकार का है, मैंने इंदिरा आवास भी देखा और सब देखा और आप सब सदस्यों ने देखा होगा, जंगल में ऐसी जगह बना दिया कि जिसको कोई न देखने वाला, न पानी है, न स्कूल है, न कुछ नहीं। वो खंबे खड़े होंगे, आज भी ईमानदारी से कह रहा हूँ, जाकर के नाप के आ जाना कि वास्तव में नहीं। पहली बार इस प्रधानमंत्री ने कहा तुम्हारी मर्जी हो जा बनाओ,
मैं तो तुम्हारे खाते में 1,48,000 रुपया डाल दूंगा, तुम उसको अच्छा बनाना चाहो तो और बनाओ। और उसके कारण से अरे उस गरीब को कभी सपना भी नहीं आता था कि मेरा बच्चा किसी पक्के मकान की छत के नीचे सोएगा। उसके भाग्य में तो ये लिखा था कि अप्रैल में ही मरना है, आधे में जानवर बांधूंगा, आधे में अपने बच्चों को लेकर सोऊंगा। यही मेरे भाग्य का एक तरह से करिश्मा है। लेकिन इस आदमी ने पहली बार इस चीज को जमीन पे उतारने का प्रयास किया और पिछले 5 वर्ष में 1,54,00,000 मकान बनाकर, राजस्थान में आपके 12 लाख मकान बना करके और प्रधानमंत्री योजना के तहत दिया है। 2022 तक आपका जो बाकी और बचे हैं, इसका शौचालय भी उसको मिलेगा, बिजली का कनेक्शन भी उसको मिलेगा और 2022 तक 1,95,000 घर और मिलकर के हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को पक्का मकान मिलेगा। आपने इसकी भी आलोचना की, उसी का दंड भुगता है। अब महात्मा गांधी की वर्षगांठ, केवल महात्मा गांधी तो आप ही हैं, हमारे तो ही नहीं। मतलब आप इतने सालों बाद महात्मा गांधी वापस याद तो आ गए, पहले तो बीच में भूल गए थे, क्योंकि दूसरे कुछ गांधी आ गए बीच में, तो आपकी बात वापस आ गए। कोई बात नहीं, करिए, अच्छी बात है, हम भी आपके साथ हैं। 150 साल हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने भी आज से कई महीने पहले 150वीं महात्मा गांधी की वर्षगांठ मनाने की दृष्टि से कार्यक्रम बनाया है। और महात्मा गांधी को सच्चे मन से अगर किसी ने पूजा है तो इस शौचालय बनाकर के देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान को जिस जगह ले गया और उसने घोषणा की है 2 अक्टूबर 1990 तक हिंदुस्तान में संपूर्ण गांव और शहर ओडीएफ होंगे। ये कोई सामान्य घटना है? ये सामान्य घटना नहीं। 2019 तक ये जो आपका 2 अक्टूबर 19 तक आ रहा है, तब तक हिंदुस्तान का कोई भी गांव और शहर, कोई भी गरीब एन शौचालय से अलग नहीं रहेगा। अभी आपने इसमें लिखा कि सौभाग्य योजना, अब ये क्या खराब थी? मेरे इस आदिवासी एरिया में ये जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला ना, ये गुलाब चंद के करिश्मे से नहीं मिला है। सच में इस व्यक्ति की उस छोटी छोटी योजनाओं के कारण से उस आदमी ने सोचा कि मेरी जिंदगी में ये लाइट का बल्ब जलेगा, ये तो मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। पर इस आदमी की योजना से 8-8 पोल खींचने के बाद भी उस गरीब के घर में, जब वास्तव में मैं भी कोई इंसान हूँ, मुझे भी कोई इंसान समझने वाला पैदा हुआ है। और इसके साथ ही उसने कहा कि 2022 तक मैं हिंदुस्तान का एक भी टापरा ऐसा नहीं होगा जिसमें बिजली का लट्टू नहीं जलेगा। अगर करंट नहीं पहुंच सका तो मैं उसको सोलर से जोड़ करके भी उसके घर में लाइट लगाऊंगा। अब ये जो आपका जीरो बजट फार्मिंग, ये उसी में से आपने लिया है। अब आपको थोड़े से आंकड़े बताना चाहता हूँ। आप इसके बारे में केवल और केवल चश्मा ऐसा मत चढ़ा दो जिसमें सब धुंधला ही धुंधला दिखे, कुछ अच्छा पक्ष भी देखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, प्रत्यक्ष कर 5 वर्ष में 78% की वृद्धि हुई है। कितनी? 78%। मैं आंकड़ा बताता हूँ आपको। 13-14 में हमारा कर संग्रहण जो कलेक्शन था हिंदुस्तान का, वो 6,38,596 करोड़ रुपया था। 6,38,596 करोड़। और अभी इस 18-19 में हमारा टैक्स कलेक्शन हुआ 11,37,686 करोड़ रुपया। ये टैक्स कलेक्शन इतने सालों तक नहीं बढ़ पाया है ना। हमने देश की आज़ादी से लेकर के 13 तक आ गए, उसमें हमारा टैक्स कलेक्शन था 638, और इस आदमी ने 5 साल में टैक्स कलेक्शन को एक तरह से इतना बड़ा जंप दे करके इसको आगे बढ़ा दिया। फिर भी हमें नहीं समझ में आना चाहिए। इसके साथ ही करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। टैक्स देने वाले लोगों की भी आदत डालने का प्रयास किया है, और इसलिए आपने देखा होगा कि 13-14 में टैक्स देने वाले लोग हिंदुस्तान में 5,71,58,111 लोग थे। आज की तारीख में हिंदुस्तान में टैक्स देने वाले लोगों की संख्या 8,44,46,376 है। ये 48% टैक्स कलेक्शन देने वालों की लोगों को और अपनी सूची में ला करके अपने देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ाया। अब ये जो आपकी कर्जा माफी की क्या है, जो तो अब आप अपनी जवाब दो तो बताना। मेरा मन में तो अभी भी है कि उस किसान को सीधा फायदा उसके पास नहीं पहुंचा जिससे उसे वापस कर्जा मिल सके, ताकि उसे फिर कहा तो ये 1, 2, 3, 4, 9, 10 सब कर्जा आप लोगों ने सोचा ऊपर से पड़ेगा, झोली भर के ले आएंगे, और इसके कारण से विराट में आए, लेकिन 0.5% ही ज्यादा मिला, कोई ज्यादा नहीं मिला है।
0.5% का ही वोट का फर्क है हमारे और आपके बीच में, और अब की बार आप हारे हो 75 लाख वोटों से। थोड़ा सा अपने आप को केंद्रित करने का प्रयास करो, अगर कमी रही तो सुधारने का प्रयास करो। आलोचना और गालियां देने से वोट नहीं मिला करता है, काम करने से वोट मिला करता है। मैं सोचता हूँ इसके बारे में हमको इस पर विचार करना चाहिए। अब आपने युवाओं को एक झुंझुना पकड़ाया, क्या तरकीब है, वास्तव में कमाल ही हुई है ना। आपने कहा कि हम 1 लाख लोगों को 4 साल में 1 लाख बच्चों को 1 लाख का कर्जा देंगे। अगर आम धर्म से बता दो 1 लाख में दुकान खुल सकती है, 1 लाख में ई रिक्शा नहीं आता मेरे भैया। क्या काम से जोड़ना चाहते हो, क्यों झुंझुना पकड़ा है, और वो भी कितने, केवल और केवल 25,000 लोगों को इस साल इस 1 लाख का कर्जा देकर के उस बच्चे को क्यों ठिकाना रखे हुए हैं। क्या मतलब इसकी बात है। आपने जो बजट एलोकेशन किया मैं आपको बता रहा हूँ, युवाओं को रोजगारी भत्ता देने हैं लोग मात्र 524.07 करोड़ रुपए का प्रावधान आपने रखा अपने बजट में। राज्य में 20 लाख बेरोजगार युवक है, अगर इनको आप सबको दो तो 620 रुपया केवल और केवल एक लड़के के पाती आता है। अब आप ये योजना तो 3,500 का पकड़ा दिया, और एक बच्चे को जो आपका आएगा वो 2620 रुपया केवल उसके खाते में जाएगा, जिसका आप ये जो बाजू भी नहीं करते हो ना आप, इधर से उधर इधर से उधर, और हम सब लोग जो चश्मा अपना अपना चढ़ा देते हैं, जिसको काला देखना वो काला देखो, जिसको पीला देखना उसको पीला देखो। हम सच्चाई तो देखना चाहते ही नहीं है। अब उद्योग के बारे में जिसने बहुत बड़ा अभी आपने एसएमएस सामने लाए, उद्योग का ये कानून बदला, ये उद्योग का प्रोग्रेस का बजट है क्या? इसमें आपने इस उद्योग हेतु मात्र कितना रुपया रखा, 108 करोड़ रुपया रखा। इसमें इससे भी कितना है, 96 करोड़ रुपया तो केंद्रीय सहायता है। 108 में से 96 करोड़ रुपया तो केंद्रीय सहायता है। आपकी गाड़ी का कितना है, 12 करोड़ रुपया, और राजस्थान में उद्योगों का विकास हो जाएगा। वाह भैया, बहुत अच्छा है, विकास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो कुछ खैर मैं सोचता हूँ राजस्थान जो बीमारू राज्य था, उस बीमारू राज्य से हमने निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन आपने तो केवल उनके शब्दों के जाल में हमको लांछित करने का। पर्यटन मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, थोड़ा सा गौर करिए। पर्यटन सबसे बड़ा, अगर इस राजस्थान में कोई इंडस्ट्री लोगों को रोजगार दे सकती है तो ये पर्यटन दे सकती है, सबसे बड़ा आधार बन सकता है। लेकिन पर्यटन में आपने पैसा कितना रखा, 130 करोड़ रुपया पर्यटन में। 130 मेरे हिसाब से ये जितने भी आप गढ़ बताते हो ना, एक पे 20-20 करोड़ रुपया खर्च को तो भी तैयार नहीं होता है, तो 4 ही तैयार नहीं कर पाओगे क्या? इस 130 करोड़ रुपए में क्या बनेगा? हमारे हिंदुस्तान में 4 करोड़ जो है ना वो सैलानी आते हैं। अगर ये 4 करोड़ लोग हम अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाए ना, तो इस राजस्थान को सबसे बड़ा, अगर उद्योग की दृष्टि से कोई इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है तो ये पर्यटन हो सकती है। हमारे पास सब क्षमता है, सब प्रकार की चीज़ें हमारे पास है, लेकिन हमें एक बार खर्चा करके और उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम जरूर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा, अब आपने केवल नाम बदलने का काम किया, आपको बुरा लगता है, लेकिन यह नाम बदल करके कोई और अच्छी चीज शुरू कर देते तो कोई हर्जा नहीं था। आपने पैरा 17 में नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय योजना किसान की आय दोगुना करना, इंस्टेड ऑफ डूइंग फार्मिंग, इसी को आपने दे दिया। पैरा नंबर 18 में केंद्रीय बजट में जीरो बजट फार्मिंग आया, इसमें पैरा नंबर 18 में आप और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर दिया। इसी तरह से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी जल संचय योजना हो गया। अब इसमें क्या पैरा नंबर 77 में केंद्र की MSMI प्रोत्साहन योजना राज्य के मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के नाम से चालू कर दिया। पैरा नंबर 124 समग्र शिक्षा अभियान का नाम बदलकर आपने सर्वपल्ली, क्योंकि इतने बड़े आदमी का नाम ले लिया तो सब लोग उसे स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्यालय सुदृढ़ीकरण। पैरा 141 में भामाशाह कार्ड में, आपको सच कह रहा हूँ, मैं इसी विधानसभा में आपकी वो जो मुफ्त दवाई योजना है ना, रिकॉर्ड को देख लेना, मैंने आपकी तारीफ की कि गरीब को कम से कम बीमारी में भी अगर कोई सहायता देने वाला बंदा पैदा हो जाए ना, उसके लिए तो भगवान साक्षात लगता है, क्योंकि उसमें वो चारों तरफ से निराश होता है। हमने आपकी योजना का किया, लेकिन इस भामाशाह योजना के कारण से 30,000 से लेकर 3 लाख तक का अगर किसी गरीब आदमी का इलाज हो जाता है तो उसमें क्या तकलीफ थी, और इलाज भी छोटा मोटा नहीं हुआ। राजस्थान का जो आपके फाइनेंस वालों को उनको कहना,
2800 करोड़ रुपया हमने खर्च करके राजस्थान में इस योजना के तहत जो है ना हमने खर्च किया है, वो किसी न किसी गरीब को सहायता मिली होगी। मैं सोचता हूँ कि गौरव पथ का नाम बदल करके विकास पथ आपने कर दिया। अब ये आपने जो बजट घोषणा की ना, इसमें इसकी डीपीआर बन रही, इसकी डीपीआर बन रही, इसकी डीपीआर बन रही है। डीपीआर का काम से क्या मतलब है? हम आधा समय तो वैसे ही पार कर चुके हैं और आधा पार में डीपीआर बनेगी। पैरा नंबर 65 में 4000 से अधिक जनसंख्या वाले 390 वंचित गांवों को पाइपलाइन से जोड़ने हेतु, अब इसमें क्या डीपीआर बनती है? जहाँ जोड़ना है कोई बहुत बड़ा काम है क्या? उसमें 25 योजना को डीपीआर तैयार करी जा रही है। पैरा नंबर 72 में चंबल, भीलवाड़ा, आरोड़ी और से हिंडौन क्षेत्र में पेयजल हेतु डीपीआर बन रही है। जवाई बांध से शिवगंज क्षेत्र में पेयजल योजना हेतु डीपीआर बनाई जा रही है। पैरा 88 में मेट्रो रेल नेटवर्क के द्वितीय चरण की संशोधित डीपीआर बनाई जा रही है। पैरा नंबर 90 चंबल रिवर फ्रंट में विकास हेतु डीपीआर बनाई जा रही है। उदयपुर को पैसे भी क्या मिला है? उदयपुर शहर को ट्रैफिक समस्या हेतु समाधान हेतु डीपीआर। अभी तक हमको ही पता नहीं कि ये 50 करोड़ रुपया कहाँ खर्च करेंगे, क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को पता नहीं, हमें पता नहीं, और आप पता नहीं कौन सी डीपीआर बना करके, या तो जो बन चुके हैं उनको जोड़ करके बताओगे ये पुल हमने बना दिया, ये पुल हमने बना दिया, ये पुल हमने बना दिया। जोधपुर में आप एलिवेटेड रोड की डीपीआर बना रहे हो। अभी आपने जोजरी नदी के पहले औरोपी निर्माण हेतु डीपीआर बनाई जा रही है। बेनेश्वर धाम को टापू बन जाने संबंधी समस्या के समाधान हेतु डीपीआर बन रही है। जेलों में सुधार हेतु हाई पावर कमेटी के लिए आपकी कोई कमेटी बन रही है। ये राजस्थान का जो आप इसकी बुराई भले कितने ही करो, पर जीएसटी के बाद निश्चित रूप से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा और हमारा भी टैक्स कलेक्शन आ रहा है। इस जीएसटी के कारण से हर साल का जो 14% की बढ़ोतरी की जो बात तय हुई कि हमारे को जितना भी लॉस होगा उस लॉस की भरपाई होगी और हर साल 14% जीएसटी बढ़ेगी। और इसके कारण से आज बता देना, राजस्थान को हर महीने 400 करोड़ रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? साल के लगभग 5000 करोड़ रुपया, ये जो हमको जीएसटी का 14% का जो पैसा बढ़ा, जो 29,000 करोड़ है, वो इसके तहत मिला है। पहली बार राजस्थान के हमारे पूर्व मंत्री ने, जो जीएसटी के मेंबर थे, उन्होंने प्रयत्न करके राजस्थान के कई ऐसे आइटम थे जिनमें 28% का, 18% का, 12% का हुआ, उन्होंने प्रयत्न पूर्वक उन सारे जीएसटी को कम कराने में सफल हुए। मार्बल का व्यवसाय था जिसमें 28% का लगता था, उसको उन्होंने नीचे करने का प्रयास किया, और भी कई तरह। और ये जीएसटी में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ, किसी एक पक्ष पे तो हुआ नहीं, सब लोग मिलकर के उसमें निर्णय करते हैं। ऐसी कमेटी पहली बार होगी जिसने किसी भी बहुमत के आधार पर कोई फैसला अभी तक इस जीएसटी कंपनी ने नहीं लिया, जीएसटी कमेटी ने नहीं लिया। 100% सबकी राय एक करने के बाद किया, और जैसे जैसे सुधार का ध्यान में आ रहा है वैसे वैसे इसे सुधार होता जा रहा है। प्रारंभ में कुछ अड़चनें थी, कुछ तकलीफें थी, उन तकलीफों को हल करने का प्रयास किया और उसके कारण से हमारा टैक्स कलेक्शन भी इसमें बढ़ा है। मुख्यमंत्री महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस बजट में मेवाड़ के साथ जो आपने किन शब्दों का प्रयोग करूं, जो अन्याय किया ना, उसको आने वाला इतिहास कभी नहीं बख्शेगा। मैंने पूरा बजट एक एक लाइन पढ़ ली। हम 6 जिले के लोग हैं, 28 एमएलए हैं। ये जरूर है कि 15 हमारे जीते हैं, आपके 10 ही जीत पाए हैं, लेकिन उसका दंड जनता को मत दो। आपने सारे उदयपुर डिवीजन के बजट में 2 जगह फिगर दिखता है। एक तो आपने भीखा भाई और हरदेव जोशी नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 25 करोड़ रुपया दिया, और एक आपने मेरे उदयपुर में ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए 50 करोड़ का किया है। कहीं आपने नाथद्वारा में अंडरग्राउंड आपने वायरिंग केबलिंग करने का काम किया है। मैं आपको गिनाऊं तो आपको हंसी आएगी कि ये हमको मेवाड़ इसीलिए था कि आपने हमको ये दिया है ना। 2,10,000 करोड़ का सालाना बजट है और हम लोग 100 करोड़ से भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए। मैं आज भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मन को छोटा करने से राजनीति आएगी जाएगी, कोई बनेगा बिगड़ेगा, लेकिन ये प्रदेश और इसकी जनता यहीं रहेगी। इस शहर की, इस सारे डिवीजन की 2 छोटी मांगों को भी अगर पूर्ति करते हैं ना, तो इसमें पानी के पीने की पानी की समस्या हल हो सकती है। देवास और 3rd और 4th के कारण से जो 1000 MCF पानी
साबरमती के माध्यम से समुद्र में जा रहा है, उसको डाइवर्ट करना। पहले से 11 किलोमीटर टनल तो बन गई, जिसमें आपका भी उस समय जब हमारा काम रुक गया था तो मैं स्वयं आया था, मेरे शहर के सारे लोग आए थे, और उसके कारण से ठेकेदार के काम रुकने से काम बंद होने की स्थिति में आए। 50 करोड़ रिलीज किया, उसके कारण से 380 करोड़ की योजना बन करके तैयार हो गई, और इसलिए उदयपुर की जिलों में आज पानी रहता है। अगर इसका थर्ड और फोर्थ सुखाड़े जी ने बनाया, उनसे दुश्मनी किस बात की यार। जिस आदमी ने 67 में इस योजना को बनाया, उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था यार ऐसा भी कोई आदमी जो इतनी दूर की सोचेगा। 67-68 में जिस आदमी ने योजना फर्स्ट सेकंड थर्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब तक बढ़ा दिया जाए। अभी 5 मिनट। और उस योजना में कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, हार्डली 1100 करोड़ रुपया का खर्चा है, और 1100 करोड़ रुपए में 1000 एमसीएफ पानी आएगा, केवल उदयपुर नहीं पिएगा। अगर आप इसको राजसमंद से जोड़ सके तो जोड़ लो, अगर आप वल्लभनगर से जोड़ना चाहो तो जोड़ो, मावली से जोड़ना चाहो। ये पानी हमारे उस समय के राजा महाराजाओं ने जिस सिस्टम से इस उदयपुर की झीलों को बनाया है, एक का पानी दूसरे में, दूसरा का पानी तीसरे में, ठेठ गोसुंडा तक जाता है, और गोसुंडा के बाद भी अगर सरप्लस वाटर होगा तो आपका सीधा जिससे बिसलपुर तक ये पानी जा सकता है, उसमें लगा। फिर इसके बारे में थोड़ा सा हमने माही का पानी है ना, हमको 10 साल में 5 साल गेट खोलने पड़ते हैं, 16 ही गेट, इतना पानी हमारे पास आता है। इस पानी का भी अगर हम उपयोग करें, इसका भी प्रपोजल आपके पास बना पड़ा है ना। माही का पानी ग्रेविटी से जाखम के नीचे नांगलिया डैम बना हुआ है, जैसे पूरी दरियावत की सिंचाई होती है, उस सिंचाई का पानी वहां से मिल सकता है। जाखम का लेवल जयसमंद से ऊपर है, केवल छोटी सी टनल और ग्रेविटी के आधार पर जयसमंद में पानी आ जाता है। और जयसमंद से पानी के लिए योजना आप लोगों ने स्वयं ने बनाई हुई है, पहले से आपके डिपार्टमेंट ने। इसमें वल्लभनगर, मावली और राजसमंद के अधिकांश एरिया में पीने का पानी की सप्लाई हो सकती है, और सारी योजना केवल 1600 करोड़ की है। अगर उदयपुर की दोनों योजना को जोड़ लूं तो 2700 करोड़ रुपए में अगर 6 जिले पानी के पीने से कम 50 साल तक उनको राहत मिल सकती है, तो इतना छोटा मन करके नहीं। और उसमें भी अगर आप चाहो तो यहाँ से प्रस्ताव बनाकर दिल्ली भेजो, हम वहाँ से भी कोशिश करेंगे, कुछ आप करो कुछ वो करे, दोनों मिलकर के इस मेवाड़ की समस्या का हल हो सकता है। और पीने का पानी सबके लिए आवश्यक है। मैं सोचता हूँ इसमें कोई दिमाग में अलग ही। मैं एक बार फिर अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, है ना, हम लोग आलोचना करेंगे, वो लोग तारीफ करेंगे, इससे अच्छा हो कि हम किसी न किसी एक कमेटी में बैठ करके इस बजट को ठीक तरह से डिस्कस करके कौन सा तो धरातल पे उतरेगा और कौन हवा में उड़ जाएगा, इसके बारे में अगर कुछ कर सके तो ठीक है। बाकी आप अपनी ताली पिटवा देना, हम हमारी ताली पिटा के राजस्थान के लोग वहां के वहां खड़े मिलेंगे। मैं कह सकता हूं इस बजट में केवल और केवल शब्दों का जाल है। फील्ड पर या धरती पर आने वाला कोई भी काम इसमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो कॉमन जनता के लिए लाभबंद हो। केवल और केवल आपने कुछ योजनाओं का नाम लेकर के उसमें जितनी ज्यादा आलोचना तो नहीं करूं, पर इसमें से अधिकांश पैसा जोधपुर 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 जोधपुर, आप जोधपुर के ही है ना, या मुख्यमंत्री राजस्थान के, अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री हो तो इस व्यवहार पर भी आप अपनी दृष्टि डालो। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी।